हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम चैप्टर 4 अपने एक्ट नंबर 4 के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके अंदर कोई भी यूनिट वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक ही यूनिट है आपके पास पूरा एक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। The Ministry of Law and Justice on 9th of January 2007 notified the Limited Liability Partnership Act। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है और जस्टिस है, ठीक है ना, तो उसने 9th ऑफ जनवरी 2007 में नोटिफाई करा था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के लिए। फिर हमारा जो पार्लियामेंट है उसने जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट मतलब बिल था, पहले बिल पास होता है, वो पास करा था 12 दिसंबर 2008 को। दैन जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें साइन करके देना होता है, उन्होंने अपना असेंट दिया था 7 जनवरी 2009 में। हैज़ कॉल्ड द लिमिटेड, तो हम इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। आपको जो बिल है वो प्रेजेंट करा गया था पार्लियामेंट में 12 दिसंबर 2008 में, और जो हमारे प्रेसिडेंट है, सॉरी, उन्होंने बिल पास कर दिया था, अपने साइन कर दिए थे 7 जनवरी 2009 को। ठीक है, द LLP एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। जो हमारा LLP एक्ट है वो पूरे इंडिया पर ही लगता है। दिस एक्ट हैज़ बीन enacted to make provision for the formation and regulation of limited liability partnership and for the matter connected therewith or incidental thereto। तो ये जो हमारा एक्ट बनाया गया था, ये बनाया गया था जिससे कि आप फॉर्मेशन और रेगुलेशन कर सकें प्रोविजंस का लिमिटेड लाइबिलिटी के मामले में उससे मिलते जुलते। ठीक है, द लाइबिलिटी एक्ट 2008 हैज़ 81 सेक्शंस। जो हमारा लाइबिलिटी एक्ट 2008 है उसमें 81 सेक्शंस हैं और 4 स्केड्यूल्स हैं। 4 के 4 स्केड्यूल्स आपको नीचे बताए हुए हैं। पहला स्केड्यूल क्या बोलता है कि जो हमारी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ होंगी पार्टनर्स की, ठीक है, उनके साथ डील करेगा। एज वेल हैज़ जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है एंड इट्स पार्टनर वेयर देयर इज़ एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रेस्पेक्ट टू देम। तो अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं है, उसके बाद भी जो आपकी राइट्स और ड्यूटीज़ देखी जाएंगी वो आपकी देखी जाएंगी फर्स्ट शेड्यूल के रेफरेंस से। देन हमारे पास सेकंड शेड्यूल है जो कि डील करता है कन्वर्जन से फर्म को, अगर आप LLP बनाना चाहते हो तो। थर्ड शेड्यूल हमारा डील करता है अगर आप प्राइवेट कंपनी को LLP बनाना चाहते हो। देन हमारा फोर्थ शेड्यूल है जो कि डील करता है अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP बनाना चाहते हो, आपकी जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है वो कन्वर्ट नहीं होती है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है MCA, और एंड हमारा जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियां ROC, वो एंथ्रस्ट करते हैं विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द LLP एक्ट। मतलब कि जो हमारा LLP एक्ट है उसको वो देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो जो रूल्स है वो बना सकती है विद रिगार्ड टू LLP 2008। अपने LLP एक्ट 2008 के रेफरेंस में वो बना सकती है रूल्स, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कैन अमेंड दैम, और उन्हें अमेंड भी कर सकती है नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट में टाइम टू टाइम। ठीक है, अमेंड बोले तो एडिट करना। इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड डैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वो एप्लीकेबल नहीं होता है LLPs के ऊपर। नीड क्या पड़ी अब, ठीक है, नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ LLP, ठीक है, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाने की क्या नीड पड़ी। द लॉ मेकर्स invested the need for bringing out a new legislation for creation of the LLP, ठीक है, टू मीट विद द कंटेम्प्रेरी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो हमारे लॉ मेकर हैं उन्होंने ऐसा लगा कि हमें एक न्यू लेजिस्लेशन बनाना चाहिए जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, जो कि हमारी जो कंटेम्प्रेरी ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी की उसको मिल सके थोड़ी सी तेज़ी। अ नीड हैज़ बीन फेल्ट, एक ऐसी ज़रूरत महसूस हुई फॉर अ न्यू कॉरपोरेट फॉर्म, कि हम एक नई कॉरपोरेट फॉर्म बनाएं डैट वुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव, जो कि एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सके, एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सके ट्रेडिशनल पार्टनरशिप
को, ठीक है, विद अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब जो हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसे एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल सके ऑन द वन हैंड, एंड द स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ऑन द अदर हैंड। मतलब एक तरफ तो या तो आप पार्टनरशिप चला लो, या फिर दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हो, एलएलपी फॉर्म कर सकते हो, जहाँ की आपकी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में होती है आपकी अनलिमिटेड। इन ऑर्डर टू अनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ अनेबल करने के लिए और एक ऑन्टरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव के लिए, ठीक है, एंड कंबाइन ऑर्गेनाइज ऑपरेट इन फ्लेक्सिबल इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर द एलएलपी एक्ट वाज इनेक्टेड। ये सब काम अगर हम कर लें, वो हम अनेबल करना चाहते थे कि एक प्रोफेशनल काम हो, एक्सपर्ट काम करें, एंटरप्रेन्योर्स आएँ, कंबाइन हो, उन्हें ऑर्गेनाइज करें, फिर एक ऑपरेट करें वो फ्लेक्सिबल तरीके से, इनोवेशंस करें, तो उसी के लिए हमने बनाया अपना एलएलपी एक्ट 2008। दस एलएलपी हैज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारी एलएलपी जो एक बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है ये। इट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये लिमिटेड लाइबिलिटी का हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है और अलाउ करता है अपने मेंबर्स को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीव्ड एग्रीमेंट। जो हमारी पार्टनरशिप है वो म्यूचुअल एग्रीव्ड एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। The LLP form enable the entrepreneur, professional and enterprises providing service of any kind engaged in scientific and technical discipline to form commercially efficient vehicles suited for their requirement। ठीक है, ये आपके जो एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल और इंटरप्राइज वाले हैं वो फॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी साइंटिफिक किसी भी काइंड की सर्विस दे दो, प्रोफेशनल सर्विस देंगे, ठीक है। आपके एंटरप्रेन्योर कोई साइंटिफिक या फिर टेक्निकल डिसिप्लिन करनी है, कोई भी कमर्शियल, मतलब जो भी आपको फॉर्म बढ़िया लगे आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो। ऑइंग टू फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ इन इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है एक, द एलएलपी इज़ अ सुटेबल व्हीकल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। एलएलपी क्या है, हमारा एक सुटेबल व्हीकल है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेंचर कैपिटल के द्वारा। देन हमारे पास स्टार्ट होता है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, उसका हमारे पास मीनिंग है और कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट हम मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं नीचे थोड़ा, अब ठीक है। एलएलपी इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, एक नई फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है, पूरी तरीके से लीगल है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। It is an alternative corporate business vehicle that not only give the benefit of limited liability at low compliance cost, हमारी लो compliance cost इसके अंदर लगती हैं और अलाउ करती है ये अपने पार्टनर को एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर की, अपना वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कर सकें अंदर ही अंदर, जैसे कि एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के अंदर होता है। द एलएलपी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने मेंबर से अलग होती है। वाइल द एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल टू फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ हिज एसेट्स, अपने एसेट्स के लिए वो लायबल होगी पूरी तरीके से, लाइबिलिटीज़ के लिए वो, ठीक है। द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी हैं वो होंगी लिमिटेड, इसके अंदर कंपनी के अंदर होती हैं अनलिमिटेड, सॉरी पार्टनरशिप की। LLP has a separate legal entity and business organization is an alternative corporate form of business, सेम लिखा हुआ है, that give the benefit of limited liability of a company and flexibility, जो हमें एक लिमिटेड लाइबिलिटी जो हमारी कंपनी के अंदर होती है उसका बेनिफिट भी मिलता है, और जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टनरशिप के अंदर वो भी इसके अंदर हमें मिलता है। सिंस एलएलपी कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ, क्योंकि एलएलपी के अंदर दोनों ही एलिमेंट है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी और वो पार्टनरशिप फॉर्म का स्ट्रक्चर भी है। एलएलपी इज कॉल्ड अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप, तो एलएलपी को हम बोलते हैं हाइब्रिड बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। देन हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2D, इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन द सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ऐसी कंपनी जो कि डिफाइन करी गई आपके सेक्शन नंबर 3 में कंपनीज एक्ट के, जो कि
इंक्लूड करेगी एलएलपी जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी, एलएलपी कॉर्पोरेटेड जो कि आउटसाइड इंडिया होगी, और कंपनी कॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई कंपनी अगर कॉर्पोरेटेड है इंडिया के बाहर तो वो भी इसके अंदर आती है, बट डज नॉट इंक्लूड, पर इसके अंदर नहीं आता है एक कॉर्पोरेट सोल, कॉर्पोरेशन सोल मतलब सोल प्रोप्राइटर इसके अंदर नहीं आता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो अगर किसी भी लॉ के अंदर वो भी इसके अंदर कवर नहीं होती है। ठीक है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल क्या स्पेसिफाई इन हिज बिहाफ, कोई अगर कोई दूसरी भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक किसी नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में अगर बनाया है तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगी। देन हमारे पास है बिजनेस, सेक्शन 2E। बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड, प्रोफेशन एंड सर्विसेज एंड ऑक्यूपेशंस। देन हमारे पास है थर्ड डेफिनेशन विच इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड हैज सच अ प्रोस्पेक्टेंट और टू सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 के अंदर ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सेक्शन नंबर 4, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 मतलब 4 पॉइंट एंटिटी, सेक्शन नंबर 2 के एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंक्लूड करती हो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18, 46, 47 ये सारे सेक्शन के अंदर आपकी जो भी फर्म्स हैं, जो भी सॉरी हाँ जो भी फर्म्स हैं, जो भी कंपनीज वगैरह हैं वो सब एंटिटी मानी जाती हैं। अ फर्म सेट अप अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। देन हमारे पास है 5th पॉइंट फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन नंबर 2, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी। जो हमारी एलएलपी के रिलेशन में फाइनेंशियल ईयर है, मीन्स द पीरियड, ऐसा पीरियड होगा द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, मतलब पहले दिन से अप्रैल के और 31 मार्च तक वो फॉलो किया जाएगा, जैसा कि आपका कंपनी का नॉर्मली रहता है फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर इन केस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, अगर कोई हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर के बाद किसी साल में, तो फाइनेंशियल उस ईयर्स के लिए एंड हो सकता है 31 मार्च पर भी, या फिर नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट 31 मार्च आएगा आप उसमें भी उसे कंसिडर कर सकते हो। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर आपको दिया हुआ है इन कीपिंग विद द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ को ध्यान में रखते हुए तो फाइनेंशियल ईयर जो होगा एलएलपी का वो हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही, मतलब वो ही होगा, बीच में क्या, हर साल। देन हमारे पास 6th पॉइंट है, सॉरी, फॉर एन एलएलपी, सेक्शन नंबर 2M। इट मीन्स एन एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। ऐसी एलएलपी जो कि फॉर्म करी गई थी, रजिस्टर्ड करी गई थी और इनकॉर्पोरेट भी आउटसाइड इंडिया हैं, ठीक है, पर उन्होंने अपनी एक बिजनेस प्लेस इंडिया के अंडर करी है स्टैब्लिश। 7th पॉइंट है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 2N। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। सेक्शन नंबर 8 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, इट मीन्स एनी रिटर्न एग्रीमेंट, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट जो कि पार्टनर्स के बीच में होगा एलएलपी के और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, और एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में होगा विद डिटरमाइन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, जो डिटरमाइन कर रहे होंगे अपने म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की, और राइट्स और ड्यूटी रिलेशन टू एलएलपी, मतलब आपस में भी, और जो एलएलपी के रिलेशन में होंगी उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ वो भी उसी के अंदर लिखी हुई होंगी। पार्टनर्स कौन होते हैं हम, पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी के उससे देखें तो मीन्स एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर, कोई भी ऐसा बंदा जो पार्टनर बना हो एलएलपी में और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, वो हमारा बोला जाएगा पार्टनर। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। सिर्फ द अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ द इंडियन शैल नॉट अप्लाई नहीं होते हैं। सेक्शन नंबर 5 के अंदर क्या दिया गया है कि एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन एलएलपी, कोई भी इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है एलएलपी के अंदर। हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर एलएलपी। अगर कोई बंदा इनमें से कुछ भी काम करता है इंडिविजुअल जो है फिर वो पार्टनर नहीं बन पाएगा एलएलपी का, या तो वो साउंड माइंड है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है, या फिर वो डिस्चार्ज है, इंसॉल्वेंट मतलब वो दिवालिया है,
ठीक है, और या फिर उसने अप्लाई करा हुआ है इंसॉल्वेंट की एप्लीकेशन के लिए, और इंसॉल्वेंट तो वो हो गया पर उसकी ऑर्डर आना पेंडिंग है, तब भी वो पार्टनर नहीं बन पाएगा एलएलपी के अंदर। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एलएलपी के अंदर? मिनिमम नंबर आपके पास हो सकते हैं 2। इफ़ एट एनी टाइम ऑफ द नंबर ऑफ एलएलपी रिड्यूस बिलो 2 एंड द एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ। अगर एलएलपी के जो मेंबर्स हैं वो 2 से कम हो गए और हमारी एलएलपी कंटिन्यू कर रही है 6 महीने से ज़्यादा, while the numbers or reduce the person who is the only partner of the LLP during the time, मतलब जो फिर अब वो बंदा अकेला बंदा जो चला रहा है एलएलपी को, जो पार्टनर है, is to so carry on the business after those 6 months has the knowledge of the fact that it is carrying on the business with him alone, उसके पास ये नॉलेज भी है कि वो अकेला ही काम कर रहा है, शैल बी लायबल पर्सनली, तब वो पर्सनली लायबल हो जाएगा ऑब्लिगेशंस के लिए एलएलपी की, इंक्लूड ड्यूरिंग दैट पीरियड, जितनी भी उस पीरियड में, मतलब जब वो अकेला हो गया था उस पीरियड के दौरान उसने जितना भी काम किया है तो वो उस काम के लिए हो जाएगा पर्सनली लायबल। देन हमारे पास है सेक्शन नंबर 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर। पीछे आपको डेफिनेशन थी इसकी, वो मैंने बोला था कि आपको आगे पता चल जाएगी। तो अब हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसके अंदर, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने ही होने चाहिए। वो आर इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल होंगे, या फिर उनमें से एक इंडिविजुअल होगा, सॉरी, और उनमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। दोनों के दोनों इंडिविजुअल होंगे, 2 होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, दोनों इंडिविजुअल्स होंगे, और उनमें से एक बंदा रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब इंडिया के अंदर रहता हो। इफ़ इन एलएलपी ऑल द मेंबर आर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सारे के सारे मेंबर्स बॉडी कॉर्पोरेट हैं, और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल, और जिसमें एक या एक से ज़्यादा पर्सनल पार्टनर्स हैं इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, और बाकी बॉडी कॉर्पोरेट हैं, एट लीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी, कम से कम 2 इंडिविजुअल जो पार्टनर हैं उस एलएलपी के, और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर जो नॉमिनी हैं बॉडी कॉर्पोरेट के, हम उन्हें एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। रेसिडेंट इन इंडिया, अब रेसिडेंट इन इंडिया कौन होता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन, ऐसा पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर रहता हो कम से कम 82 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रेसिडिंग ईयर, मतलब जो पिछली साल देखिए, पिछली साल गई होगी उस साल को हम देखेंगे, और वो जो आपका पार्टनर है कम से कम 182 डेज इंडिया के अंदर होना चाहिए, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलएलपी। इसके अंदर आपको बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, एलएलपी एग्रीमेंट होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, कॉमन सील आपकी इसके अंदर होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मैनेजमेंट होती है, बिजनेस के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, बिजनेस करा जाता है प्रॉफिट के लिए सिर्फ, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट्स होते हैं, कन्वर्जन होते हैं आपके, ठीक है, ई फाइलिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी होती है, और फॉरेन एलएलपीज भी इसके अंदर होती हैं। एक एक कर हम देखते हैं। आइए अब, एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी हमारी होती है बॉडी कॉर्पोरेट। सेक्शन 2(1)(d), Section number 2, subsection number 1, clause D of the LLP Act 2008 provides that a LLP is a body corporate। LLP जो हमारी वो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कि फॉर्म्ड करी गई है और इनकॉर्पोरेट करी गई है LLP Act 2008 के अंदर। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब अपने मेंबर से, पार्टनर से अलग है, फ्रॉम डेट ऑफ इट्स पार्टनर्स, एंड शैल परपेचुअल सक्सेशन, और इसका परपेचुअल सक्सेशन में अगर मतलब कि कोई पार्टनर आए या फिर जाए, हमारी जो एलएलपी है वो कंटिन्यू करेगी अपने बिजनेस को। जैसा कि पार्टनरशिप में नहीं होता है, अगर आपको कोई पार्टनर आता है या जाता है तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करनी होती है, वैसा यहाँ पर नहीं होगा। देयर फॉर एनी चेंजेस इन द एलएलपी, अगर कोई भी चेंजेस एलएलपी के अंदर होते हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगे एग्जिस्टेंस को और राइट्स और लाइबिलिटीज़ को एलएलपी की। सेक्शन 3 जो है हमारे पास एलएलपी एक्ट का, वो प्रोवाइड मतलब बताता है डाटा, एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी हमारी बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेट करी गई है इस
एक्ट के अंदर और उसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम डेट ऑफ इट्स पार्टनर। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? अब द एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इन रेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, पार्टनर्स के अंदर कोई भी चेंजेस हों, हमारी जो एलएलपी है वो कंटिन्यू करती रहेगी। डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसैनिटी मतलब पागल हो जाता है कोई पार्टनर, या रिटायरमेंट हो जाती है, अब कोई पार्टनर हमारा दिवालिया भी हो जाता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एलएलपी के एग्जिस्टेंस पर। इट इज़ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट एंड होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम, हमारी जो एलएलपी है वो कैपेबल है एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में और होल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम पर एज अ कंपनी, जैसे कंपनी के अंदर भी होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट एक हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो कंपनी ही होने वाला है। देन हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटीज़। द एलएलपी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो लाइबल रहेगी फुल एक्सटेंट के लिए जितने भी उसके एसेट्स हैं, बट जो लाइबिलिटी होंगी पार्टनर्स की वो लिमिटेड रहेंगी अपने जो भी उन्होंने एग्रीड कंट्रीब्यूशन करा है, मतलब एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं इतना इतना पैसा कैपिटल के लिए देने वाला हूँ, उस उतने ही एक्सटेंट तक जो हमारी पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो रहेंगी लिमिटेड। इन अदर वर्ड्स क्रेडिटर ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर ऑफ एलएलपी अलोन, जो दूसरे शब्दों में बोलें तो जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, लेनदार जो होंगे एलएलपी के, वो सिर्फ एलएलपी के ही लेनदार होंगे, ना कि पार्टनर्स के। जैसे कि पार्टनरशिप में होता था आपके कच्चे भी बिक जाते थे डेब्ट्स देने के लिए, वैसे यहाँ पर नहीं होगा। देन हमारे पास है म्यूचुअल एजेंसी। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर, कोई भी पार्टनर यहाँ पर किसी भी पार्टनर के इंडिपेंडेंट या फिर अनऑथराइज्ड एक्ट के लिए नहीं होगा लाइबल, ठीक है। 10 इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम द जॉइंट लाइबिलिटी, यहाँ पर जो हमारे इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं ना वो शील्ड करे गए जॉइंट लाइबिलिटी के से, ठीक है, क्रिएटेड बाय अनदर पर्सन, जो कि हमारा दूसरा पर्सन क्रिएट कर देता है अपने किसी रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन या फिर मिसकंडक्ट के द्वारा। इन अदर वर्ड्स ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन, जो हमारे पार्टनर्स है वो सिर्फ एजेंट हैं एलएलपी के। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता है अपने एक्ट से। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एलएलपी एग्रीमेंट। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विद इन एलएलपी आर गवर्न बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, जो हमारी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज होंगी वो एग्रीमेंट के द्वारा गवर्न करी जाएंगी पार्टनर्स के बीच में। द एलएलपी एक्ट है हमारा वो प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनर को कि वो डिवर्स कर सकते हैं एग्रीमेंट को अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो गवर्न करी जाती है हमारी प्रोविज़न और जो हमारा दिए गए हैं एलएलपी 2008 के अंदर, और आपको मैं याद दिला दूँ ये था हमारा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। देन हमारे पास 6 पॉइंट है, सॉरी, एन एलएलपी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी क्या है हमारी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि वो क्रिएट करी गई है एक लीगल प्रोसेस के द्वारा, एंड इज कॉप्टेड विद ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, और उससे सारे ही राइट्स मिले जैसे कि एक इंडिविजुअल के पास होते हैं। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, वो कोई भी वो काम कर सकती है जो कि एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, सिवाय उसे जेल नहीं भेजा जा सकता, वो शपथ नहीं ले सकती है, ना ही शादी कर सकती है, ना ही डिवोर्स ले सकती है, ठीक है, ना ही वो प्रैक्टिस कर सकती है एज अ सीए मेडिसिन या डॉक्टर के तरह। एलएलपी इज़ इनविजुअल, एलएलपी हमारी इनविजुअल होती है, नहीं देख सकते, इंटेंजिबल होती है, इमोर्टल होती है, ठीक है, कभी नहीं मरने वाली, इंटेंजिबल होती है, उसे देख नहीं सकते आप, इनविजुअल होती है, ठीक है, बट नॉट फिक्टिशियस पर फिक्टिशियस नहीं होती है क्योंकि वो रियली एग्जिस्ट कर रही होती है। 7 पॉइंट है हमारे पास कॉमन सील, क्योंकि एलएलपी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो एक्ट कर सकती है अपने पार्टनर के द्वारा ही या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा। एलएलपी में हैव अ कॉमन सील, एलएलपी की कॉमन सील भी हो सकती है अगर उसने डिसाइड करा है सेक्शन नंबर 14C के अकॉर्डिंग, तो
Thus it is not mandatory for a LLP to have a common seal, पर ये ज़रूरी नहीं है कि LLP के पास कॉमन सील हो ही हो. It shall remain under the custom of some रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स, अगर है तो कुछ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स जो होंगे उनके पास रहेगी वो. एंड इट शैल बी अफिक्स इन द प्रेजेंस, और वो जो कॉमन सेल है वो तभी लगाई जाएगी जब एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP की वहाँ पर मौजूद हो किसी भी डॉक्यूमेंट पर. ठीक है. 10 हमारे पास है लिमिटेड लाइबिलिटी. एवरी पार्टनर ऑफ अ LLP, हर पार्टनर हमारा LLP का इज़ फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ LLP द एजेंट ऑफ द LLP, वो LLP का एजेंट रहेगा बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर, पर दूसरे जो पार्टनर हैं उनका एजेंट नहीं होगा. जो लाइबिलिटी होगी पार्टनर की विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP, जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने देने के लिए एग्री करा है उतनी ही उनकी जो लाइबिलिटी होगी. सच कंट्रीब्यूशन में भी टेंजेबल, ऐसा जो कंट्रीब्यूशन है वो टेंजेबल भी हो सकता है और इनटेंजेबल नेचर का भी हो सकता है. टेंजेबल बोले तो अगर जैसे आप कैश वगैरह दे रहे हो, इनटेंजेबल बोले तो जैसे सर्विसेज वगैरह दे रहे हो. देन हमारे पास 9th पॉइंट है विच इज़ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. The partners in the LLP are entitled to manage the business of LLP. जो हमारे पार्टनर्स होते हैं LLP के अंदर वो हकदार होते हैं कि जो वो LLP का बिजनेस है उसे वो चला सकें, उसे मैनेज कर सकें. बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल, पर जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे लीगल कंप्लाइंसेस के लिए. जो हमारे नॉर्मल पार्टनर्स हैं वो उस चीज़ के लिए नहीं होते हैं रिस्पॉन्सिबल. 10th पॉइंट है हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स. हर LLP में एटलीस्ट 2 पार्टनर होंगे. ठीक है. एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल भी होंगे जो कि हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे. ठीक है. एटलीस्ट 1 और उनमें से एक बंदा क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. और यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है LLP के लिए. 11th पॉइंट है हमारे पास बिजनेस फॉर प्रॉफिट ऑनली, या फिर यहाँ सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाएगा. द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग LLP इज़ ऑन कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट. एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है LLP फॉर्म करने के लिए. ठीक है. कि आप एक लॉफुल बिजनेस को कैरी करो ऐसे व्यू के साथ कि आपको प्रॉफिट कमाना है. तो जो हमारी LLP है वो फॉर्म नहीं की जा सकती है किसी भी चैरिटेबल या फिर नॉन इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए. आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही LLP को कर सकते हो फॉर्म. 12th पॉइंट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट. जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है LLP के अफेयर्स को बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस अथॉरिटी फॉर द पर्पस, एक अपॉइंटमेंट लेकर. ठीक है. 13 पॉइंट है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट्स. एनी कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमलगमेशन. मर्जर मतलब एक साथ मिल जाना, अमलगमेशन मतलब 2 पार्टनरशिप फर्म्स का एक साथ मिल जाना ऑफ LLP शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न. तो ये हमारा जो LLP के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही होगा. अपने पढ़े हुए हैं अभी, शेड्यूल्स पढ़े थे उनके अंदर लिखा हुआ था. देन कन्वर्जन इनटू LLP. अ फर्म, अ कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी को अलाउ करा गया है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक LLP में. और प्रोविजंस आपको देखने होंगे सेक्शन कह रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप LLP एक्ट 2008 के. फिर हमारे पास फाइलिंग 15 पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, हर फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो रहेगी वो रिक्वायर्ड है कि आप फिल करो या फिर डिलीवर करो इस एक्ट के अंदर. एंड रूल्स मेड देयर ऑन शैल बी फाइल्ड इन कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. एक कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर वो आपको फाइल करनी है ऑन इट्स वेबसाइट के ऊपर जो कि है www.mca.government.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि इसकी फुल फॉर्म होगी. एंड इज ऑथेंटिकेटेड बाय अ पार्टनर, और वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए पार्टनर्स के द्वारा या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा LLP के बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर. और ऑथेंटिकेट किस तरह से करोगे आप, या तो डिजिटल सिग्नेचर करके या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके. सॉरी भाई थोड़ी तबीयत ख़राब है.
16th पॉइंट है हमारे पास फॉरेन LLPs। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज M डिफाइंस फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो हमारे फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो इस तरीके से बताती है, एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड। कोई भी हमारी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो फॉर्म करी गई है, बनाई गई है, रजिस्टर्ड करी गई है और इनकॉर्पोरेट मतलब आप चला भी रहे हो उसे इंडिया के बाहर, पर उसने कोई बिजनेस प्लेस इस्टेब्लिश करी है इंडिया के अंदर। फॉरेन LLP कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन LLP। फॉरेन LLP भी इंडियन LLP के अंदर बन सकती हैं पार्टनर। एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? तो ये ऑर्गेनाइज होती है, ऑपरेट कर सकती है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ज़्यादा कोई डिटेल लीगल और प्रोसीडर रिक्वायरमेंट को इम्पोज करे बिना। इजी टू फॉर्म होती है, आप आसानी से इसे फॉर्म कर सकते हो। सारे की ही सारे पार्टनर आपके एंजॉय कर सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है पार्टनरशिप जैसा, और इजी होती है डिसॉल्व करनी भी। देन हमारे पास है इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। किस तरीके से आप LLP को इनकॉर्पोरेट करोगे? सेक्शन नंबर 11 के अंदर ही आपको दिया हुआ है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड है रजिस्ट्रेशन के लिए इज़ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। वो है हमारी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर अ LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड। LLP को इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए टू और मोर एसोसिएटेड, ठीक है, फॉर कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस, दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए कोई लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए। प्रॉफिट मोटिव उनका होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ सब्सक्राइब देयर नेम टू एन इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट। अपना जो नाम है वो इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट के अंदर वो सब्सक्राइब करवाएंगे, लिखवाएंगे। बी पॉइंट है हमारे पास, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच अ मैनर। जो हमारी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको इस तरीके से फाइल करनी है, और फीस भी देनी है, हैज़ मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जितनी प्रेस्क्राइब्ड हो, बताई गई हो, विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के साथ आपको ये फाइलिंग करनी है। इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP, जिसके अंदर जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा LLP का, इज़ टू बी सिचुएटेड। मतलब जिस स्टेट के अंदर आपका LLP का ऑफिस है उस ही स्टेट ऑफ रजिस्ट्रार के साथ आपको ये फाइलिंग करनी है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की। सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्टेटमेंट टू बी फिल्ड। जो स्टेटमेंट्स फाइल्ड होनी है वो देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आपको स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ फाइल करनी है। आपकी जो स्टेटमेंट है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा इसके अंदर, आइदर मेड बाय एन एडवोकेट। आप इसे एडवोकेट से बनवा सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी से बनवा सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इसे बनवा सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट से भी आप इसे बनवा सकते हो, जो कि एंगेज्ड हो फॉर्मेशन ऑफ LLP में, ठीक है। LLP की फॉर्मेशन के अंदर वो पहले से एंगेज्ड हो। बाय एनी वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। जिस बंदे ने अपना नाम लिखा है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। डेट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो सारी रिक्वायरमेंट हैं इस एक्ट्स की, जो रूल्स बनाए गए हैं वो कंपेल्ड होने चाहिए। मतलब पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से आप उनका ध्यान रख रहे हो, पालन कर रहे हो। कंपेल बोले तो पालन करना, उन्हें पूरा करना, पूर्ति करना उनकी। इन रेस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट इन एन इंसिडेंट देयर टू। जो हमारे इनकॉर्पोरेशन है और जो मैटर्स हैं प्रेसिडेंट को लेके, वो भी इंसिडेंटल होने चाहिए। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल, जो हमारी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? फॉर्म में होना चाहिए जैसा प्रेस्क्राइब करा गया है, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ LLP, आपको LLP का नाम बताना होगा, ठीक है। पर्पज़ बताना होगा आपको LLP का, कि आप किस पर्पज़ के लिए LLP को फॉर्म कर रहे हो। डी पॉइंट हमारे पास, आपको एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस बताना होगा LLP का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। स्टेट द नेम एंड एड्रेस, आपको नाम और एड्रेस बताना होगा हर पर्सन का, ठीक है। हु आर द पार्टनर, जो कि अब पार्टनर बन रहे हैं LLP के अंदर ऑन इनकॉर्पोरेशन पर ही। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनका नाम बताना होगा और एड्रेस भी देना होगा जो हमारे पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने हैं LLP के इनकॉर्पोरेशन पर ही। कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग
और वो सब इंफॉर्मेशन भी आपको देनी होगी जो कि कंसर्न है एलएलपी की फॉर्मेशन के लिए, जिसकी प्रिस्क्राइब्ड होगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इफ अ पर्सन मेक अ स्टेटमेंट आर डिस्कस्ड हैज अबव। अगर कोई पर्सन, जो हमारे ऊपर हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, कोई पर्सन जानबूझकर करता है, ठीक है, ही नोस टू बी फॉल्स, उसे पता है कि ये सब गलत है, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या फिर वो मान रहा है कि ये सच नहीं है, या तो उसे पता है कि ये गलत है, या फिर वो मान रहा है कि ये सच नहीं है, शैल बी पनिशेबल, वो पनिशेबल रहेगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म्स में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है, विद फाइन शैल नॉट बी लेस देन 10,000, या फिर उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है, मतलब साथ में 2 साल की जेल भी और फाइन भी, जो कि 10,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकता है, एज द केस मे बी। देन हमारे पास है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा इनकॉर्पोरेशन हो रही है अब आपकी सेक्शन नंबर 12। सब सेक्शन नंबर 1 हमारे पास है, वेयर द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय द क्लोज बी एंड क्लोज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 11, बोले तो क्लोज ए और क्लोज बी, ये वाले आपकी 2 पर्सन होने चाहिए, और जो हमारी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है वो फिल होनी चाहिए, ठीक है। जब आप वो पूरा कर लेते हो, ठीक है, हैव बीन कंपाइल्ड विद, वो पूरा आप कर लेते हो, तो हमारा जो रजिस्ट्रार है वो आपका रिटेन कर लेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, एंड अनलेस द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लोज ए, क्लोज ए में क्या बोला था कि 2 मेंबर होने चाहिए, ऑफ डेट सबसेक्शन हैज़ नॉट बीन कंपेल्ड विद, अगर पूरी नहीं हुई है, ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, वो 14 डेज के अंदर क्या करेगा, जो आपकी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट थी उसे रजिस्टर्ड कर लेगा, ठीक है, और एक सर्टिफिकेट दे देगा एलएलपी की इनकॉर्पोरेट हो गई है बाय द नेम स्पेसिफाइड, उस नाम से जो नाम आपने दिया है। 2 पॉइंट क्या है इसके अंदर, अब द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, एक्सेप्ट कर सकता है वो स्टेटमेंट को, डिलीवर अंडर क्लोज सी, क्लोज सी के अंदर सब सेक्शन 1 सेक्शन नंबर 11 की, वही पीछे वाली जो स्टेटमेंट्स थी आपने फाइल करी थी। सफिशिएंट एविडेंस, उन्हें वो एक सफिशिएंट एविडेंस मान सकता है, डेट द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लोज ए, वही 2 बंदे वाली आपकी, डेट द सबसेक्शन हैज़ बीन कंपाइल्ड विद, की जो हमारा सेक्शन 11 है वो पूरा हुआ है, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब पूरी हुई हैं इसके अंदर। देन हमारे पास है थर्ड पॉइंट, द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी, अगर आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो क्लॉज बी के अंदर सब सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, शैल बी साइन बाय द रजिस्ट्रार, वो साइन बाय रजिस्ट्रार होगा आपका, और ऑथेंटिकेटेड बाय होगा एक ऑफिशियल सील के द्वारा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाएगा कि जो हमारी एलएलपी है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है, जो इस भी उसका नाम था उस नाम से, ठीक है। देन हमारे पास है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन, अगर आपको कोई भी चेंज करने हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में या एलएलपी के अंदर, वो हमारे सेक्शन नंबर 13 के अंदर दिए हुए हैं। सब सेक्शन 1 है हमारे पास सेक्शन नंबर 13 का, एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, हर एलएलपी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, टू विच द कम्युनिकेशन, जिस पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो और नोटिस भेज सकते हो, मे बी एड्रेस्ड, एंड वेयर शैल बी रिसीव्ड, और जहाँ पर वो नोटिस रिसीव्ड होंगे वो एड्रेस आपको देना होगा आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी के पास होना है ज़रूरी। सब सेक्शन 2 है सेक्शन नंबर 13 का, अ डॉक्यूमेंट मे बी served on an LLP or a partner or designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting or by registration post or by any other member has may be prescribed at the time of at the registered office and other address specified declared by LLP। मतलब जो आपकी डॉक्यूमेंट है एलएलपी की जो सर्व कर रही है, एक सर्टिफिकेट दे रही है, वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पर आएगा, उनमें से आपका कोई पार्टनर उसे रख सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर रख सकता है, या फिर कोई दूसरा बंदा है जो कि ऑथराइज्ड है वो उसे रख सकता है, फॉर द पर्पस इन सच अ फॉर्म एंड मैनर प्रेस्क्राइब्ड, जिस भी तरीके से बताया गया है उस तरीके से ही वो रखना होगा।
सबसेक्शन नंबर 3 है LLP में चेंज द प्लेस ऑफ इट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज। एक LLP अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है और फिर जो चेंज हुआ है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको उसको एक नोटिस फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के साथ, ठीक है, उसी फॉर्म में और मैनर में जैसा कि आपको बताया होगा, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस उसके ऊपर लगी होंगी, जिस भी तरीके से होगा वो आपको बताया जाएगा। एंड सच चेंजेस शैल टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग, और ये जो चेंजेस हैं वो तभी माने जाएंगे जब आप उन्हें फाइल कर देते हो। इफ़ द LLP कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर हमारी LLP कॉन्ट्रावेंस करती है मतलब प्रोविजंस को नहीं मानती है इस सेक्शन के, सेक्शन नंबर 13 के, द LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर, LLP भी और हर पार्टनर हमारा पनिशेबल होगा, उसको सज़ा मिल सकती है फाइन के साथ, ठीक है, जो कि वेरी करेगा 2000 से लेकर 25,000 तक। अगर आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, आपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस में आपकी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट थी वो नहीं रखी हुई है, ठीक है, आपने कोई चेंजेस कर लिए हैं, आप उसकी फाइलिंग नहीं करी है, तो 2000 से लेकर 25,000 तक फाइन लगाया जाएगा LLP के ऊपर भी और हर पार्टनर के ऊपर भी अलग अलग। अफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होंगे, सेक्शन नंबर 14। पहला हमारे पास है इसके अंदर नेम, सेक्शन नंबर 14 इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होंगे। ऑन रजिस्ट्रेशन पर क्या होता है, हमारी LLP शैल बाय इट्स नेम और बी कैपेबल ऑफ शू कर सकती है या फिर शू हो सकती है दूसरों के द्वारा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, एक्वायरिंग, ओइंग, होल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजेबल और इंटेंजेबल। क्या कर सकती है, जो हमारी LLP है वो खरीद सकती है, होल्ड करके रख सकती है या फिर डेवलप कर सकती है, डिस्पोज भी कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो। हैविंग अ कॉमन सील इफ इट डिसाइड टू हैव वन, कॉमन सील भी उसके पास हो सकती है अगर उसने डिसाइड करा है कि उनके पास हो एक। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स हैज बॉडीज कॉरपोरेशन लॉफुल डू, वो सभी वो काम कर सकती है, ठीक है, जो एक बॉडी कॉरपोरेट कर सकती है। सेक्शन नंबर 15, इसके अंदर आपको नेम्स दिया गया है कि आपको नेम किस तरीके से सिलेक्ट करना है LLP का। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड, या तो आपकी जो LLP है उसको नेम के बाद आप वर्ड लगाना होगा द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर आप एक्रोनिम भी यूज़ कर सकते हो जो कि होगा LLP, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ इट्स नेम, आपके नाम के बाद में, ये मैंने आपको पहले बताया। देन हमारे पास सबसेक्शन 2 है सेक्शन नंबर 15 का, नो LLP शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, किसी भी LLP को आप ऐसे नेम के साथ रजिस्टर नहीं कर सकते हो इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ओपिनियन में अनडिज़ायरेबल हो, ठीक है, या फिर ऐसा नाम हो जो कि आइडेंटिकल हो और टू नियरली रिसेंबल करता हो, ठीक है, कि डेट ऑफ एनी अदर पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर LLP और बॉडी कॉर्पोरेट और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क or a trademark which is subjected to the matter of application for the registration or any other person under the Trademarks Act 1999। ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए जो कि किसी पार्टनरशिप से मिलता हो, किसी पहली LLP से मिलता हो, किसी बॉडी कॉर्पोरेट से मिलता हो, या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो, या फिर किसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेडमार्क दे रखा हो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए, नाम के बाद आपको LLP लगाना है या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लगाना है, और जो नाम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है अनडिज़ायरेबल वो नहीं होना चाहिए, और जो नीचे वाला सबसेक्शन है वो भी नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ नेम, अगर आपका जो नाम है आप उसे किस तरीके से रिजर्व करवा सकते हो, सेक्शन नंबर है 16। अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड कंप्लाइज्ड बाय सच फी, जो हमारा पर्सन है मतलब जो पार्टनर्स होंगे वो अप्लाई करेंगे सच फॉर्म मतलब ऐसे फॉर्म में, ऐसे मैनर में और फ़ी के साथ जैसे प्रेस्क्राइब करी गई है
बताई गई है रजिस्ट्रार को फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन, नेम की रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रपोजल LLP, आप LLP का नाम लिखकर उन्हें दोगे। द नेम टू विच अ LLP प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, या फिर अगर आप कोई अपना नाम चेंज करना चाहते हो LLP का, तब भी आप फाइलिंग करोगे सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। देन हमारे पास सब सेक्शन है सेक्शन 16 का। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर द सबसेक्शन 1 एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फी द रजिस्ट्रार में, इफ सेटिस्फाइड, अगर हमारा रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है, subject to the rules prescribed by the central government in the matter, that the name to be reserved is not one which may be rejected, ऐसा कोई नाम नहीं है जो रिजेक्ट होना चाहिए, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेफर टू द सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 से वो मिलाएंगे सेक्शन नंबर 15 के, ठीक है। वही जो हमारी गवर्नमेंट बना करके रखी थी, ट्रेडमार्क वाला आपका। रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, अगर ऐसा कोई नाम नहीं है तो आपका जो नाम आपने दिया है वो 3 महीने के लिए आपके लिए रिजर्व करके रखा जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार, जब हमारा रजिस्ट्रार आपको बता देगा कि हाँ ये आपके लिए नाम मौजूद है, आप इसे ले सकते हो। देन हमारे पास है चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP, अगर आप LLP के नाम में चेंज करवाना चाहते हो तो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 1, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सेक्शन नंबर 15 और 16, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सेक्शन नंबर 15 और 16 में क्या लिख रहा है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द LLP हैज़ बीन रजिस्टर्ड, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है सेटिस्फाइड कि हमारी LLP हो गई है रजिस्टर्ड, ठीक है, अंडर अ नेम विच, ऐसे नाम के अंदर जो कि इट इज़ अ नेम रेफर टू, ऐसा नाम है जो कि रेफर टू मतलब सबसेक्शन 2 से बिलोंग करता हो, सबसेक्शन सेक्शन नंबर 15 के, वही हमारा ट्रेडमार्क वाला, ऐसा कोई नाम है अगर आपका, या फिर वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है, नियरली रिसेंबल कर रहा है किसी LLP को या बॉडी कॉरपोरेट को, ठीक है, ऐसा कोई नाम है जो कि आपको मिल गया है गलती से, फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जी हैं वो डायरेक्ट करेंगी LLP को कि आप उस अपना नेम चेंज करो हो, ठीक है, और जो LLP है उसे नाम चेंज करना होगा 3 महीने के अंदर, जब से वो डेट आपको बताई दी जाती है कि आपको नेम चेंज करना है। और सच लॉन्गर पीरियड हैज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ, या फिर 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको टाइम देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप 3 महीने के बाद तक का जो टाइम है उसके अंदर आपको करना होगा। सबसेक्शन नंबर 2 है हमारे पास सेक्शन नंबर 17 का, उसमें भी हमारे पास क्लॉज नंबर 1 है। एनी LLP विच फेल टू कंपेल विद द डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, जो हमें सबसेक्शन 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए हैं कि आप नेम चेंज करो, सेल भी पनिशेबल, अगर आप नहीं करते हो तो आप पनिशेबल होगे फाइन के साथ, जो कि 10,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकता है LLP पर ये लगेगा। और जो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे LLP के, वो भी पनिशेबल होंगे फाइन के साथ, जो कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है। स्टेप्स ऑफ कॉरपोरेशन आपको दिए गए हैं, इसमें आप क्या करोगे, पहले अपने नेम का रिजर्वेशन करवाओगे, देन इनकॉर्पोरेट करवाओगे LLP को, फिर LLP एग्रीमेंट आप बनाओगे। देन हमारे पास है पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, पार्टनर और उनके रिलेशंस क्या होंगे। एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर, पार्टनर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होने वाली है। सेक्शन नंबर है हमारे पास 22, ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, जब हमारी LLP इनकॉर्पोरेट होगी, द पर्सन हु सब्सक्राइब्ड देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिन लोगों ने अपने नाम सब्सक्राइब करे हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, शैल बी इट्स पार्टनर, उन्हें पार्टनर्स माना जाएगा। एनी अदर पर्सन, अगर कोई दूसरा बंदा पार्टनर बनना चाहता है LLP के अंदर, ठीक है, बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट, तो वो LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बन सकता है। रिलेशनशिप्स क्या होंगी पार्टनर्स की, सेक्शन नंबर 23 के अंदर ये आपको दिया हुआ है। सब सेक्शन नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP, जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ होंगी पार्टनर्स की LLP के, एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ LLP एंड इट्स मेंबर
और जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ होंगी एलएलपी और उसके पार्टनर्स की शैल बी गवर्न बाय द एलएलपी एग्रीमेंट, वो आपके एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा गवर्न की जाएंगी बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में, और बिटवीन द एलएलपी या और हमारी जो एलएलपी है और उसके पार्टनर्स के बीच में, मतलब पार्टनर्स के बीच में और एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से होंगी। सबसेक्शन नंबर 2 है हमारे पास द एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी, अगर होते हैं, मेड देयर इन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, तो आपको वो फाइल करने होंगे रजिस्ट्रार के साथ, फॉर्म के अंदर, मैनर के अंदर, और फीस देकर जैसे कि भी प्रेस्क्राइब्ड होगी। सबसेक्शन नंबर 3 है हमारे पास एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ एलएलपी, जो एग्रीमेंट आपने राइटिंग में बनाया था इनकॉर्पोरेशन से पहले एलएलपी की, बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उन पर्सनस के साथ जिन्होंने अपने नाम सब्सक्राइब करे थे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, मतलब जो पार्टनर्स थे, में इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन द एलएलपी, वो एलएलपी के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेक्टिफाइड बाय ऑल द पार्टनर, ठीक है, वो जो एग्रीमेंट है वो आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो सारे के सारे पार्टनर मिलकर इनकॉर्पोरेशन के बाद एलएलपी की। सबसेक्शन नंबर 4 है हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट हैज़ टू एनी मैटर, अगर किसी भी मैटर के रेफरेंस में अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, तब हमारी जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ होंगी पार्टनर्स की, और जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी एलएलपी और पार्टनर्स की, वो डिटरमाइन करी जाएंगी, जो कि प्रोविजन होगा रिलेटेड टू द मैटर आर टू बी सेड ऑफ इन द फर्स्ट शेड्यूल, हमारे फर्स्ट शेड्यूल में लिखे होंगे वो सारी चीज़ें। सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 24 के अंदर ये आपको दिया हुआ है। अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर, कोई भी पर्सन पार्टनर ना होने के लिए बोल सकता है। सीजेशन मतलब तो बाहर निकाल देना, ठीक है, सीजेशन का मतलब होता है बाहर निकाल देना। सबसेक्शन 1 दिया गया हमारा सेक्शन नंबर 24 का, इसमें क्या है कि अगर कोई बंदा पार्टनर होने से मना करता है एलएलपी का एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में विद द अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स के साथ, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर टू द सीजेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर, या अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो विद अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर के साथ, हैज़ टू सीजेशन को लेकर, मतलब बाहर जाने को लेकर, ऑफ बीइंग अ पार्टनर बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग, तब आप एक नोटिस दे सकते हो राइटिंग में, ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज, जो कि 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, टू द अदर पार्टनर्स, आप दूसरे पार्टनर्स को देखो वो, ऑफ हिज इंटेंशन टू रिज़ाइन हैज़ पार्टनर, और आप बताओगे कि मैं अब पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ, वो नोटिस आपको राइटिंग में देना है, एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में देना है, अगर नहीं है तो सीजेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डेंस में देना है, और 30 दिन पहले देना है। अ पर्सन शैल सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी, एक जो पार्टनर है वो सीजेस टू बी अ पार्टनर, मतलब पार्टनर ना हो, ऐसा कब कब हो सकता है, या फिर ठीक है, तो पहला केस है इसमें अगर डेथ हो जाती है या फिर हमारी एलएलपी ही डिसॉल्व हो जाती है, तब हमारा पर्सन नहीं रहेगा पार्टनर एलएलपी के अंदर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। बी पॉइंट हमारे पास इफ़ ही इज़ डिक्लेयर टू बी अनसाउंड, अगर वो अनसाउंड हो जाता है, ठीक है। सी पॉइंट है हमारे पास, मतलब क्लॉज सी है, इफ़ ही हैज़ अप्लाइड टू द इनजग्ड, अगर उसने अप्लाई करा है इंसॉल्वेंट होने के लिए, और या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तब भी वो हमारा पार्टनर नहीं रहेगा, सीजेस टू बी पार्टनर हो जाएगा। देन हमारे पास है सेक्शन नंबर 24 का सबसेक्शन 3, वेयर अ पर्सन हैज़ सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, मतलब आपका जो पार्टनर है वो अब पार्टनर नहीं रहा है एलएलपी का, द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्ड हैज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, जो हमारा फॉर्मर पार्टनर था, मतलब जो अब पार्टनर नहीं रहा है, आर स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी,
वो माना जाएगा कि वो अभी भी एलएलपी का पार्टनर है तब तक जब तक वो ये काम नहीं कर लेता है। इसके अंदर क्लोज ए है आपके पास, द पर्सन हैज़ नोटिस्ड दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। उस पर्सन ने वो जो पर्सन है सीजेस टू बी पार्टनर हो रहा है, उसे नोटिस देना होगा दूसरे पार्टनर्स को एलएलपी के कि अब मैं पार्टनर नहीं हूँ। देन नोटिस डेट द फॉर्मर पार्टनर है सीजेस टू बी अ पार्टनर, जो हमारा पार्टनर है फॉर्मर पार्टनर वो सीजेस टू बी पार्टनर मतलब पार्टनर नहीं रहना चाहता है एलएलपी का, वो आपको डिलीवर करना होगा रजिस्ट्रार को, अन्यथा हमारा जो वो फॉर्मर पार्टनर वो एज अ पार्टनर ही माना जाएगा। सबसेक्शन 4 है इसके अंदर, द सीजेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी डज नॉट इट्स सेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर, वो डिस्चार्ज नहीं करती है पार्टनर को फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशंस, किसी भी ऑब्लिगेशन से। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं आपके कर्तव्य, टू एलएलपी को लेकर और अदर पार्टनर्स को लेकर भी और एनी अदर पर्सन को लेकर भी विच ही इनकर्ड वाइल बीइंग अ पार्टनर, जिनके साथ वो था जब वो पार्टनर था तब। फिफ्थ सबसेक्शन नंबर 5 है, वेयर अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी, जब हमारा पार्टनर एलएलपी का सीजेस टू बी अ पार्टनर हो जाता है मतलब पार्टनर नहीं रहता है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर कुछ विपरीत नहीं लिखा है आपके एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, द फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंटी ऑफ अ पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी, वो एलएलपी से ये सारी चीज़ें ले सकता है। एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड टू द एलएलपी, अगर आपने कोई अमाउंट दिया था एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो आप उसे वो एलएलपी से वापस ले सकते हो अगर आपने सच में कुछ दिया था, ठीक है। हिज राइट टू शेयर इन दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ एलएलपी, आपके जो एलएलपी के प्रॉफिट्स हुए हैं आप उसके अंदर अपना प्रॉफिट का शेयर ले सकते हो डिडक्शन करके लॉसेस को एलएलपी के, और डिटरमाइंड हैज़ द डेट फ्रॉम द, उस डेट से वो डिटरमाइन करे जाएंगे जब आपका जो फॉर्मर पार्टनर था, पहले वाला जो पार्टनर था वो सीजेस टू बी पार्टनर हुआ है। सबसेक्शन नंबर 6 है हमारे पास, अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन इंटाइटल्ड टू हिज शेयर, जो हमारा फॉर्मर पार्टनर है और जो पर्सन है इंटाइटल्ड है अपने शेयर्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ, अगर डेथ हुई है या फिर इंसॉल्वेंसी हुई है अपने आपके फॉर्मर पार्टनर की, शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट, उसके पास कोई भी राइट नहीं होगा कि वो आपके मैनेजमेंट में इंटरफेयर करे। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप, सेक्शन नंबर 15 बहुत है। सबसेक्शन 1 है हमारे पास, एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ चेंज एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद इन द पीरियड ऑफ 15 days ऑफ सच चेंज। देखो अगर किसी पार्टनर के नाम के अंदर कोई चेंज आया या फिर एड्रेस के अंदर कोई चेंज आया तो वो एलएलपी को 15 दिन के अंदर अंदर बताएगा, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 में क्या बोला है कि एलएलपी क्या करेगी फिर, वेयर अ पर्सन बिकम और सीजेस टू बी अ पार्टनर, जहाँ पर कोई या तो नया बंदा आ रहा है एलएलपी के अंदर या फिर कोई बंदा जा रहा है, अब फाइल अ नोटिस विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days, तो एलएलपी क्या करेगी जो रजिस्ट्रार है उसके साथ एक नोटिस फाइल कर देगी 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ही बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर, जब वो एडमिशन हुआ है या फिर वो सीजेस टू बी पार्टनर हुआ मतलब रिटायर वगैरह हुआ है तब से। वेयर देयर इज़ एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर के नेम में या एड्रेस में चेंज आता है तब एलएलपी जो नोटिस फाइल करेगी रजिस्ट्रार के साथ वो भी 30 दिन के अंदर अंदर करेगी उस चेंज के, और पार्टनर कब बताएगा 15 दिन के अंदर अंदर। सबसेक्शन नंबर 3, ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है कि अ नोटिस फाइल विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, जो सबसेक्शन 2 के अंदर आपको रजिस्ट्रार के साथ जो नोटिस फाइल करना था ये दिया हुआ है इसके अंदर हमें, शैल बी इन सच फॉर्म कंप्लाइज्ड विद सच फी, जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड होगा फॉर्म और फीस आपको देनी होगी। शैल बी साइन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो जो नोटिस है डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा साइन होगा और ऑथेंटिकेटेड होगा मैनर में जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड है। एंड इफ़ रिलेटेड टू एन इनकमिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर आ रहा है, शैल कंटेन अ स्टेटमेंट, तो वो क्या करेगा स्टेटमेंट देगा बाय सच पार्टनर
एट हिज कंसेंट टू बिकमिंग अ पार्टनर, कि उसका पूरा कंसेंट है पार्टनर बनने के लिए, पार्टनर के द्वारा वो साइन होगा नोटिस, ऑथेंटिकेटेड होगा जिस मैनर में भी प्रेस्क्राइब्ड है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगेन। सब सेक्शन नंबर 4 क्या है? इफ़ द LLP कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, मतलब 30 दिन के अंदर नहीं बताती है LLP, द LLP एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, हमारी LLP और हर हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP का वो पनिशेबल होगा फाइन के साथ, जो कि 2000 से लेकर 25,000 तक हो सकता है। ठीक है। इफ़ एनी पार्टनर कन्फर्म्स द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, वो आपको अगर 15 दिन के अंदर आप LLP को नहीं बताते हो, सच पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद फाइन, वो भी फाइन के साथ आपका पार्टनर पनिशेबल होगा, जो कि 2000 से लेकर 25,000 तक ही होगा। 6 पॉइंट क्या है? सब सेक्शन नंबर 6 क्या है? एनी पार्टनर हु सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP मे हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार द नोटिस रेफर टू सब सेक्शन 3, मतलब अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो वो सीधा सीधा रजिस्ट्रार के साथ भी नोटिस फाइल कर सकता है, ना कि LLP को बताए, वो सीधा का सीधा कर सकता है अगर वो मानता है कि हमारी LLP नहीं करेगी। इफ़ ही रीजनेबली क्लॉज टू बिलीव, अगर वो रीजनेबली मानता है कि LLP फाइल नहीं करने वाली है उस नोटिस को रजिस्ट्रार के साथ। एंड इन केस ऑफ सच नोटिस फाइल्ड बाय अ पार्टनर, अगर हमारा जो पार्टनर है वो डायरेक्टली रजिस्ट्रार को फाइल कर रहा है नोटिस, तब हमारा जो रजिस्ट्रार है वो कन्फर्मेशन लेना चाहेगा LLP से। ठीक है। इफेक्ट फ्रॉम द LLP एंड अनलेस द LLP हैज़ ऑल्सो फाइल्ड सच नोटिस। ठीक है। और तब तक वो कंफर्मेशन लेना चाहेगा जब तक LLP खुद से वो नोटिस फाइल नहीं कर देती है। अगर कोई कंफर्मेशन नहीं आती है LLP की तरफ से 15 दिन के अंदर, तो हमारा जो रजिस्ट्रार है सेल्फ रजिस्टर्ड द नोटिस, उस नोटिस को रजिस्टर कर लेगा पर्सन के द्वारा, क्योंकि चाह रहा था कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। ठीक है। और वो उस दिन से पार्टनर नहीं रहेगा आपकी LLP का। देन हमारे पास है 4th पॉइंट, एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर। हमारी जो LLP है उसकी कितनी एक्सटेंड तक लिमिटेशंस होंगी लाइबिलिटीज़ की, और कितनी आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। लाइबिलिटीज़ को, और हमारे जो पार्टनर है उनकी क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, एक्सटेंशन क्या होगी उनकी लाइबिलिटीज़ की, लिमिटेशंस क्या होगी। पहले तो जो हमारा पार्टनर है वो एज अ एजेंट किसके लिए काम करेगा? हर पार्टनर आपका LLP का फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस ऑफ LLP के बिजनेस के लिए एजेंट होगा सिर्फ LLP का, ना कि दूसरे पार्टनर्स का। पार्टनरशिप के केस में क्या होता था, सब एक दूसरे के एजेंट्स होते थे, एक दूसरे के प्रिंसिपल्स होते थे। यहाँ पर सिर्फ आपकी जो LLP है वो प्रिंसिपल है और पार्टनर्स उसी के एजेंट हैं, एक दूसरे के एजेंट नहीं हैं। देन हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, सेक्शन नंबर 27। सबसेक्शन नंबर 1 है हमारे पास, LLP इज़ नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। हमारी जो LLP है वो बाउंड नहीं होती है किसी भी चीज़ के लिए। अगर किसी पार्टनर ने इनमें से कोई काम करा है, द पार्टनर इनफैक्ट हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्ट, हमारे पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी एक्ट करने के लिए फॉर द LLP इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है। LLP ने कोई भी अथॉरिटी उसे नहीं दी हुई थी। बी पॉइंट है हमारे पास, जो कि हमारी क्लॉज होती है, आ पर्सन नोज डैट ही हैज़ नो अथॉरिटी। जिस पर्सन के साथ वो डील कर रहा था उसे पता थी कि पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, डज नॉट नोन टू और बिलीव टू हिम ए पार्टनर, या फिर वो ऐसा मानता था कि ये पार्टनर ही नहीं है LLP का, तब हमारी जो पार्टनर का एक्ट होगा वो LLP को बाइंड नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 है हमारे पास, द LLP इज़ लाइबल इफ़ अ पार्टनर ऑफ अ LLP इज़ लाइबल टू एनी पर्सन। हमारी जो LLP है वो तभी लाइबल होगी जब हमारा पार्टनर LLP का लाइबल हो जाएगा किसी पर्सन के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट, अगर कोई उसने रॉन्गफुल एक्ट कर दिया या फिर ओमिशन कर दिया है उसके पार्ट पर कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है। ऑफ LLP का जो बिजनेस का कोर्स है उसी के अंदर उसने कुछ करा है विद इट्स अथॉरिटी, और वो उसकी अथॉरिटी के अंदर भी था, तब हमारी LLP होगी बाइंड। सबसेक्शन नंबर 3 है, एन ऑब्लिगेशन ऑफ LLP वेदर अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज। कोई ऑब्लिगेशन LLP का, कोई कर्तव्य LLP का कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है या फिर किसी और चीज़ से, शैल बी सॉल्वली द ऑब्लिगेशंस ऑफ LLP, वो सिर्फ LLP का ही ऑब्लिगेशंस होगा, ना कि पार्टनर्स का। सबसेक्शन नंबर 4 है हमारे पास, द लाइबिलिटीज़ ऑफ LLP। जो लाइबिलिटी होंगी आपकी LLP की, शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ LLP, वो LLP की ही प्रॉपर्टी से मेट आउट करी जाएंगी। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, हमारे जो पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी का क्या एक्सटेंट होगा, सेक्शन नंबर 28। अ पार्टनर इज़ नॉट पर्सनली लाइबल, हमारा पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ऑब्लिगेशंस के लिए, जो कि सबसेक्शन 3 में बताए हैं।
कि जो एलएलपी के ऑब्लिगेशंस हैं वो सिर्फ एलएलपी के ही रहेंगे और एलएलपी ही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सबसेक्शन 3 में आपको ये बताया हुआ है। तो उन चीज़ों के लिए ना तो पार्टनर आपका डायरेक्टली लायबल होगा ना इनडायरेक्टली लायबल होगा ऑफ सेक्शन नंबर 27 सॉल्ली बाय रीज़न ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ एल एल पी, क्योंकि वो एलएलपी का पार्टनर है और एलएलपी के पार्टनर की होती है लिमिटेड लायबिलिटी। सबसेक्शन नंबर 2 है, इसके अंदर हमारे पास द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 द सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। पर्सनल लायबिलिटी से इफेक्ट नहीं होंगी पार्टनर की अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए या फिर ओमिशन के लिए, बट अ पार्टनर शैल नॉट पर्सनली लायबल। जो हमारा पार्टनर है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा किसी भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के लिए दूसरे पार्टनर के, अपने लिए तो होगा ही होगा। ठीक है भाई। होल्डिंग आउट, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास होल्डिंग आउट। इसके अंदर सबसेक्शन नंबर 1 है, अगर कोई पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय हिज कंडक्ट अपने वर्ड से लिखकर या फिर कंडक्ट से रिप्रेजेंट करता है खुद को नोइंगली या फिर परमिट कर देता है दूसरे बंदे को कि वो उसे रिप्रेजेंट करे एज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, तब वो लाइबल हो जाएगा थर्ड पर्सन के लिए जिसने उस रिप्रेजेंटेशन पे फेथ करके भरोसा करके क्रेडिट दिया है एलएलपी को, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर डज और डज नॉट रिप्रेजेंटेड टू हैज़ रीच द person giving credit, whether the person representing himself, चाहे वो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा हो खुद को और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर या पार्टनर की तरह बताया जा रहा हो, डज और डज नॉट नोन द रिप्रेजेंटेशन, जिस बंदे को वो रिप्रेजेंटेशन दी जा रही हो चाहे उसे पता हो या ना पता हो, हैज़ रीच द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। ठीक है, तो वो होगा भाई आपका पर्सनल लाइबल, चाहे वो आपका पार्टनर है या नहीं है, पर उसने अपने कंडक्ट से लिखकर, ठीक है, नोइंगली बोल दिया था कि हाँ मुझे ऐसा पार्टनर आप बता सकते हो। हाउएवर वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय एलएलपी, अगर कोई क्रेडिट रिसीव हुआ है एलएलपी को हैज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो हमारी जो एलएलपी होगी विदाउट प्री जज टू द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग हिम, जो हमारी लाइबिलिटीज होंगी उस पर्सन की जिससे वो रिप्रेजेंट कर रही थी एज अ पार्टनर, बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट, वो उतने के एक्सटेंट के लिए ही लाइबल होगी जितना उसे फाइनेंशियल बेनिफिट मिला है उस रिप्रेजेंटेशन से। सबसेक्शन 2 है इसी के अंदर, वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ, जब हमारे पार्टनर की हो जाती है डेथ, द बिजनेस इज कंटिन्यू इन द सेम एलएलपी, और बिजनेस जो है वो सेम एलएलपी का ही चल रहा है, द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द नेम, और वो ही नाम चल रहा है, डिसीज पार्टनर का नाम भी वही चल रहा है, ठीक है, उस डिसीज पार्टनर के नाम पर भी बिजनेस चल रहा है, ऑफ इट सेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो अपने आप में उसके जो डिसीज पार्टनर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को और इसकी ई स्टेट को लाइबल कर देता है एक्ट के लिए एलएलपी के जो कि उसकी डेथ के भी बाद हुए हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड होता है तो हो जाती है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज आपकी। सबसेक्शन नंबर 1 है हमारे पास, इन केस ऑफ फ्रॉड द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर, ऐसा कोई भी काम चाहे आपकी एलएलपी कर रही हो या पार्टनर कर रहे हो विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड क्रेडिटर ऑफ एलएलपी, आप पागल बनाना चाह रहे हो क्रेडिटर्स को एलएलपी के या फिर किसी दूसरे भी बंदे को किसी फ्रॉडुलेंट पर्पस से, तब जो हमारी लाइबिलिटी होगी एलएलपी की एंड पार्टनर हु एक्टेड, और उन पार्टनर्स की जो एक्ट कर रहे हैं उस डिफ्रॉड में इंटेंशन, दिस डिफ्रॉड इंटेंशन से, पागल बनाने की इंटेंशन से क्रेडिटर को, और फॉर एनी या फिर किसी दूसरे फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए भी, शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल, उन सभी के लिए जो लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी वो हो जाएंगी अनलिमिटेड, ठीक है, और एनी ऑफ द एक्ट और अदर लाइबिलिटीज़ ऑफ एलएलपी की लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी अनलिमिटेड। However, in case such act is carried out by partner, ऐसा जो एक्ट है वो पार्टनर के द्वारा कैरिड आउट हो रहा हो, द एलएलपी इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट, एलएलपी भी उतनी ही लाइबल हो जाएगी, ठीक है, हैज़ द पार्टनर, जितना पार्टनर होगा, अनलेस इट इज स्टैब्लिश्ड बाय द एलएलपी, जब तक ये नहीं लिखा होता है एलएलपी के द्वारा डेट सच एक्ट वॉज विदाउट द नॉलेज और द अथॉरिटी ऑफ एलएलपी, कि जो वो एक्ट हुआ है वो एलएलपी की नॉलेज में नहीं था या अथॉरिटी नहीं दी है उस पार्टनर को वो सब काम करने की, तब हमारी एलएलपी हो जाएगी उस एक्ट से
उस एक्ट के लिए लाइबल नहीं रहेगी। मतलब अगर एलएलपी की नॉलेज में था तो एलएलपी लाइबल रहेगी उतने ही एक्सटेंड के लिए जितना हमारा पार्टनर है। सबसेक्शन नंबर 2 है हमारे पास, वेयर एनी बिजनेस इज कैरिड ऑन विद सच इंटेंट और फॉर सच पर्पज हैज मेंशन्ड इन सब सेक्शन 1, ऊपर जो बोला है फ्रॉडुलेंट वाला, एवरी पर्सन हु वॉज नोइंगली अ पार्टी, जानबूझकर वो पार्टी है उस बिजनेस की जो फ्रॉडुलेंट है, इन मैनर अफोरसेड शैल बी पनिशेबल, तो आप उस केस में होगे पनिशेबल, आपको जेल हो सकती है 2 साल की और आप पर फाइन लगाया जा सकता है जो कि 50,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकता है। Where a LLP or any partner, designated partner, employee of LLP has conducted the affair of the LLP in a fraudulent manner, कोई भी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर एम्प्लॉय एलएलपी का कोई काम कर रहा है जो कि फ्रॉडुलेंट है, देन विदाउट प्री जज, बिना कुछ माने ऐसी, ठीक है, एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग मे बी अराइज अंडर द एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फॉर द एलएलपी एंड सच पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन, उसे कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी उस बंदे को जिसने कोई लॉसेस सफर्ड करे होंगे या डैमेजेस हुए होंगे उस कंडक्ट की वजह से जो कि आप फ्रॉडुलेंट मैनर में कर रहे थे जानबूझकर। हाउएवर सच एलएलपी शैल नॉट बी लाइबल, ऐसे काम में क्या होगा, आपकी एलएलपी लाइबल नहीं होगी इफ एनी सच पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय हैज एक्टेड फ्रॉडुलेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ एलएलपी, अगर उन्होंने बिना एलएलपी की नॉलेज के वो काम करा है तब हमारी एलएलपी नहीं होगी लाइबल। विसल ब्लोइंग, सेक्शन नंबर 31, द कोर्ट ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वे द पेनल्टी लिवेबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी, जो हमारी कोर्ट है ट्रिब्यूनल है वो या तो रिड्यूस कर देगी या फिर वेव ऑफ ही कर देगी पेनल्टीज़ को अगर उन्होंने किसी पार्टनर या एम्प्लॉय के ऊपर लगाई हैं, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि उस पार्टनर या एम्प्लॉय की वजह से उस पार्टनर या एम्प्लॉय ने कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या फिर व्हेन एन इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ पार्टनर, या फिर जो इन्फॉर्मेशन मिली है किसी भी पार्टनर या एम्प्लॉय के द्वारा वो लीड करती है लीड टू एलएलपी और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय सच एलएलपी कन्विक्टेड अंडर द, मतलब किसी पार्टनर को एम्प्लॉय को एलएलपी के बताती है कि हाँ ये कन्विक्टेड है, ये क्रिमिनल था, ये दोषी पाया जाता है उस इंफॉर्मेशन की वजह से, तब उस पार्टनर के या फिर एम्प्लॉय की जो ऊपर पेनल्टीज होंगी वो वेव ऑफ कर दी जाएंगी। ठीक है, सबसेक्शन 2 इसके अंदर क्या कहता है कि ऐसे केस में नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी एलएलपी डिस्चार्ज, मतलब बाहर नहीं निकाला जाएगा, डिमोट नहीं करा जाएगा, ना सस्पेंड करा जाएगा, ना डराया धमकाया जाएगा, ना कोई हरेस्ट किया जाएगा इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हिज एलएलपी और एम्प्लॉयमेंट मेयरली बिकॉज ऑफ हिज प्रोवाइडिंग, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है और कॉजिंग इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड प्रोस्यूरेंट टू सबसेक्शन 1, मतलब किसी भी पार्टनर को किसी भी एम्प्लॉय को बाहर नहीं निकाला जाएगा उस इंफॉर्मेशन की प्रोवाइड करने की वजह से। देन हमारे पास 5th पॉइंट है विच इज फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट एक्सेट्रा। सेक्शन नंबर 34 के अंदर आपको ये दिया गया है प्रॉपर बुक्स आपको बनानी होगी, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दी एलएलपी शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में बी प्रेस्क्राइब्ड, वो सभी बुक्स आपको बनानी होंगी जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ ईच ईयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, हर साल की बनानी होंगी, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस पर आप बना सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम आपको बनानी होंगी, ठीक है, शैल मेंटेन द सेम अब, और वो जो आप बना रहे हो आपको वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन करके रखनी होंगी फॉर सच पीरियड हैज़ मे बी प्रेस्क्राइब, उतने टाइम के लिए जितना बताया हुआ है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी, एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद 6 महीने के अंदर अंदर प्रिपेयर करेगी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी फॉर सैड फाइनेंशियल, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, एट द लास्ट डे ऑफ द फोर सैड फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे पर, इन सच फॉर्म हैज़ मे बी प्रेस्क्राइब्ड, उसी तरह से जिस तरीके से आपको बताई गई हैं, सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड, वो स्टेटमेंट आपकी साइन होनी चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा एलएलपी के।
सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर बोला है एवरी LLP शैल फाइल विद द प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर आपको वो फाइल करनी है द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर pursuant to subsection 2 and with the registrar every year in such a form and manner prescribed accomplished by such fee may be prescribed। मतलब आपको जो एवरी LLP शैल फाइल विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, हर LLP को जो स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी है और जो बुक्स थी वो फाइल करनी होंगी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी प्रिपेयर करी है जो आपने सबसेक्शन 2 के हिसाब से, वो रजिस्ट्रार के साथ आपको हर साल करनी है फाइल, एक मैनर के अंदर, फॉर्म के अंदर और फीस के साथ जैसी भी आपकी बताई गई है। यहाँ पे 4th पॉइंट क्या है, द अकाउंट्स ऑफ LLP शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल हैज़ मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जो हमारे LLP हैं उसके अकाउंट भी होंगे ऑडिट। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट्स, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट्स में क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है एनी क्लास और क्लासेस ऑफ, ठीक है, किसी भी क्लास को या क्लासेस को फॉर्म्स ऑफ LLP की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करनी है इस सेक्शन की। देन हमारे पास है सबसेक्शन नंबर 5 एनी LLP विच फेल टू कंपेल। अगर कोई LLP आपकी नहीं करती है इन प्रोविजंस का पालन तो वो पनिशेबल होगी फाइन के साथ, जो कि कम नहीं होगा 25,000 से और ज़्यादा से ज़्यादा हो जा सकता है 5 लाख। और हर डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP का फाइन के साथ ही होगा पनिशेबल, जो कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकता है। देन हमारे पास है सेक्शन नंबर 35 एनुअल रिटर्न। एवरी LLP शैल फाइन एनुअल रिटर्न ड्यूली। हमारी सारी की सारी LLPs क्या करेंगी, फाइल्स करेंगी एनुअल रिटर्न्स को ऑथेंटिकेटेड विद रजिस्ट्रार के साथ ऑथेंटिकेटेड वो होंगे। ठीक है, विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2 महीने के अंदर आप उन्हें फाइल करोगे। इन सच फॉर्म मैनर प्रेस्क्राइब्ड HT भाई वही लाइन किसी PTC। द LLP कॉन्ट्रा डिस्टिंग फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट। हमारी जो LLP है वो अलग होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। हैज़ प्रेस्क्राइब्ड द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। दिस इज़ अ न्यू फीचर ऑफ LLP। आपको जो फाइल करने हैं एनुअल रिटर्न्स वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करने होते हैं। सबसेक्शन 2 है इसी के अंदर, एनी LLP विच फेल टू कंपेयर विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन पनिशेबल। ठीक है, 25,000 से 5 लाख तक अगर आप फाइल नहीं करते हो एनुअल रिटर्न्स को तब आप पनिशेबल रहोगे 25,000 से 5 लाख तक। सबसेक्शन नंबर 3 है, इफ़ LLP कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अगर हमारी LLP कॉन्ट्रावेंस करती है प्रोविजन इस सेक्शन के तो हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर भी इसके अंदर पनिशेबल होंगे, जो कि 10,000 से लेकर हो सकता है 1 लाख तक। देन हमारे पास है 6 पॉइंट विच इज़ कन्वर्जन इनटू LLP। कन्वर्जन है आपका पहले फर्म्स इनटू LLP, सेक्शन नंबर 55 के अंदर दिया गया, फर्म में कन्वर्ट इनटू LLP इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन इन दिस चैप्टर सेकंड शेड्यूल। ठीक, फिर है हमारी पास प्राइवेट कंपनी LLP के अंदर विच इज़ 56। प्राइवेट कंपनी भी आपकी हो सकती है कन्वर्ट प्रोविजंस वॉइस, यहाँ पर आपका शेड्यूल नंबर 3। देन आपकी अनलिस्टेड है पब्लिक कंपनी सेक्शन नंबर 57, वो भी हो सकती है, ये आपका हो गया शेड्यूल नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन। अगर आपकी कोई फॉर्म प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होकर आ रही है तब क्या इफेक्ट्स होंगे उसके और क्या रजिस्ट्रेशन आपकी होगी। सेक्शन नंबर दिया गया आपको 58 के अंदर ये रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 1 है इसके अंदर हमारे पास द रजिस्ट्रेशन ऑन सेटिस्फाइंग दैट अ फर्म private company or an unlisted company has the case may be has compared with the provision of various schedules। जो schedules हैं उनके हिसाब से वो कंपेयर करेंगी, उन्हें फॉलो करेंगी provisions of this act and the rules made thereon। provisions को फॉलो करेंगी और rules को भी फॉलो करेंगी। register the document issue a certificate of registration। आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, देन इशू होगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन सच फॉर्म हैज़ द रजिस्ट्रार में डिटरमाइन, जिस तरीके से आपका रजिस्ट्रार डिटरमाइन करेगा, स्टेटिंग दैट द LLP इज़
कि किस तरीके की वो LLP है ऑन और फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जो भी आपकी डेट होगी सर्टिफिकेट के अंदर, उस दिन से आपको मान लिया जाएगा कि आप हो गए रजिस्टर्ड। द LLP शैल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 15 डेज़ के बाद से रजिस्ट्रेशन के LLP जो है हमारी इन्फॉर्म करेगी कंसर्न रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स को या फिर रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज़ को, जिस तरीका का भी केस होगा, विद विच इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। एज द केस मे बी अबाउट द कन्वर्जन के बारे में वो बताएंगे रजिस्टर्ड ऑफ फर्म्स को या फिर रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज जो होगा आपको, कि हमने कन्वर्ट कर लिया है LLP में। ठीक है, जिस तरीके भी फॉर्म्स में और मैनर्स में आपको बताना होगा आप उस तरीके से बताओगे। थर्ड पॉइंट है इसमें हमारे पास अपॉन सच कन्वर्जन, ऐसे कन्वर्जन होने के बाद जो पार्टनर्स होंगे फर्म के वो शेयर होल्डर्स, और जो शेयर होल्डर होंगे पब्लिक कंपनी के और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, हैज़ द केस मे बी द LLP टू विच सच फर्म एंड सच कंपनी हैज़ कन्वर्टेड, जो हमारी फर्म कन्वर्ट हुई है और जो कंपनी कन्वर्ट हुई है, एंड द पार्टनर ऑफ LLP शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द वेरियस शेड्यूल्स। तब हमारी जो फर्म्स के लोग होंगे और जो कंपनी के होंगे वो बाउंड्स होंगे वेरियस शेड्यूल से, एज द केस मे बी, जैसा भी केस उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अपॉन सच कन्वर्जन ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जन शैल बी सच हैज़ स्पेसिफाइड इन वेरियस शेड्यूल्स। इफेक्ट्स उसी तरीके से होंगे जैसे आपके शेड्यूल्स के अंदर डिफाइंड होंगे। शेड्यूल्स हमको अभी नहीं दिए हुए हैं फाउंडेशन लेवल पर। देन हमारे पास है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ। इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लॉज में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से जो आपकी सर्टिफिकेट के अंदर लिखी हुई है, इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल एज द केस मे बी, देयर शैल बी अ LLP बाय द नेम स्पेसिफाइड। वहाँ पर आपकी एक LLP बन जाएगी उसी नाम से जो कि स्पेसिफाइड होगा इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका अंडर रजिस्टर्ड। ठीक है, ऑल टेंजिबल, सारे के सारे टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो होगी फर्म की या फिर कंपनी की, ठीक है, मे बी ऑल एसेट, इंटरेस्ट, राइट, प्रिविलेजेस, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द फर्म और द कंपनी, जिस तरीके से होगा, मतलब उन दोनों फर्म से ये सब चीज़ें रिलेटेड और द कंपनी से रिलेटेड होंगी वो सारी की सारी, एंड द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म और द कंपनी, और सारी की सारी अंडरटेकिंग्स आपकी फर्म या फिर कंपनी की शैल बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी, एंड शैल बी वास्टेड इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, विदाउट फर्दर एश्योरेंस एक्ट और डीड। बिना किसी एश्योरेंस और डीड के वो सब हो जाएंगी आपकी ट्रांसफ़र LLP को ही, जो भी एसेट्स वगैरह होंगे आपकी कंपनी या LLP फर्म के। देन हमारे पास क्लोज C है, द फर्म और द कंपनी, जो हमारी फर्म है या फिर कंपनी है जैसा भी है, शैल बी डीम टू बी डिसॉल्व, उन्हें डिसॉल्व मान लिया जाएगा एंड रिमूव कर दिया जाएगा रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ फर्म से या फिर रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी से, जैसा भी केस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 7th पॉइंट विच इज़ फॉरेन LLP, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सेक्शन नंबर 59 के अंदर आपको ये दी हुई है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक द रूल, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है प्रोविजंस के लिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय, अगर हमारी फॉरेन LLP कोई इस्टेब्लिशमेंट कर रही है बिजनेस प्लेस का इंडिया के अंदर, एंड कैरिंग ऑन देयर बिजनेस, और अपना बिजनेस कैरी करना चाहती है, ठीक है, देयर इन बाय अप्लाइंग और इनकॉर्पोरेटिंग with such modifications has per appropriate the provision of the Companies Act 1956, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशंस करके जैसा भी अप्रोप्रिएट बैठता है कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस को देखते हुए, और सच रेगुलेटर मैकेनिज्म विच सच कंपोजिशन हैज़ मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि आपकी जो फॉरेन LLP है वो बिज़नेस की प्लेस लगा सकती है आपकी इंडिया के अंदर, जो कि बाहर फॉर्म हुई हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है प्रोविजंस को लेकर, जो कि आप मॉडिफिकेशंस करोगे सिंपली कंपनीज़ के एक्ट में, जो कि 1956 वाला था हमारा, और फिर हमारी जो LLP है फॉरेन वो रन कर सकती है। सेक्शन नंबर 8 है विंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन।
अगर आपकी एलएलपी हो रही है वाइंड अप या फिर डिसोल्यूशन हो रहा है उसका। विंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन सेक्शन नंबर 63 के अंदर आपको दिया गया है विंडिंग अप ऑफ अ एलएलपी में बी आइदर वॉलंटरी और बाय ट्रिब्यूनल एंड एलएलपी सो वाइंड अप मे बी डिसॉल्व्ड। आपका जो वाइंडिंग अप है वो एलएलपी का वॉलंटरी भी हो सकता है और ट्रिब्यूनल के द्वारा भी हो सकता है। सर्कमस्टेंसेज इन विच एलएलपी में बी वाइंड अप बाय ट्रिब्यूनल, वो परिस्थितियां जब हमारी एलएलपी वाइंड अप होगी ट्रिब्यूनल के द्वारा। एलएलपी में बी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, एलएलपी को वाइंड अप करा जा सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा। इफ द एलएलपी डिसाइड दैट द एलएलपी वुड बी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर एलएलपी खुद ही डिसाइड कर लेते कि हमें ट्रिब्यूनल से ही होना है डिसॉल्व तब। इफ़ फॉर अ पीरियड और मोर देन 6 मंथ, अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और जो नंबर ऑफ पार्टनर हैं वो रिड्यूस हो गए हैं 2 से कम, मतलब एक ही रह गया तब। इफ़ द एलएलपी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स, अगर हमारी एलएलपी बैंकरप्ट हो गई है तब। इफ़ द एलएलपी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के सिद्धांत हैं उनके खिलाफ हमारी एलएलपी कर रही है काम, तब हमारी एलएलपी को कर दिया जाएगा डिसॉल्व द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर। इफ़ द एलएलपी हैज़ मेड अ डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग, अगर हमारी एलएलपी ने कोई डिफ़ॉल्ट करा है फाइलिंग में रजिस्ट्रार के साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर सॉल्वेंसी को लेकर या फिर एनुअल रिटर्न्स को लेकर 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से, तब उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर हमारा ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ऑप्शन इज डेट अनजस्ट और इक्विटेबल डेट द एलएलपी बी वाइंड अप, अगर हमारा कोई ट्रिब्यूनल कुछ और चीज़ों को जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स पर भी कर सकता है डिसॉल्व। रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 65 के अंदर ये आपको दिए हुए हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अप रूल फॉर द प्रोविजन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है प्रोविजंस को लेकर वाइंड अप और डिसोल्यूशन के। देन हमारे पास कुछ मिसलीनियस टॉपिक हैं। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस ट्रांसैक्शन ऑफ पार्टनर विद एलएलपी, हमारे पार्टनर्स के भी बिजनेस ट्रांसैक्शंस हो सकते हैं एलएलपी के साथ। अ पार्टनर में लैंड मनी टू एंड ट्रांसैक्ट अदर बिजनेस विद एलएलपी, हमारा जो पार्टनर है वो एलएलपी को पैसे उधार दे सकता है और कोई दूसरा बिजनेस ट्रांसैक्शन भी कर सकता है एंड हैज़ द सेम राइट, और उसका सेम राइट होगा और ऑब्लिगेशंस होंगे जैसे कि दूसरे के होंगे लोन्स के अकॉर्डिंग में या ट्रांसैक्शंस के अकॉर्डिंग में। जब अगर कोई वो बंदा पार्टनर नहीं होता तब वो ही सेम आपको राइट्स और ऑब्लिगेशन मिलेंगे, आप पार्टनर हो तब भी। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, आपका जो कंपनीज एक्ट है वो कितना एप्लीकेबल होगा, सेक्शन नंबर 67 के अंदर आपको ये दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल बी अप्लाइड टू एनी एलएलपी, मतलब कंपनीज एक्ट का कोई भी सेक्शन आपके एलएलपी के ऊपर अप्लाई करवा सकती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देकर। शैल अप्लाई टू एनी एलएलपी विद सच एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशन एंड अडेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस वो दे सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अडेप्शंस कर सकते हैं, कुछ हैज़ मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, जैसा कि वो नोटिफिकेशन बताएंगे। इसी के अंदर हमारा सबसेक्शन भी है 2 विच इज़ अ कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज टू बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1, एक कॉपी आपको रखनी होगी उस नोटिफिकेशन की। शैल बी लेड ऑफ इन ड्राफ्ट बिफोर सच हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इन इट सेशन, आपको अगर कोई नोटिफिकेशन देनी है ऐसी तो आपको पहले वो रखनी होगी पार्लियामेंट में, ठीक है, पास करवाने के लिए। अ टोटल फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days which may be comprised in 1 session or 2 session more successive sessions, 30 दिन के लिए। इफ़ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन, अगर सेशन की एक्सपायरी के से पहले इमीडिएटली आफ्टर if before the expiry of the session immediately following the session or successive session aforesaid both houses agreed, दोनों हाउसेज आपके एग्रीड हो जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा इन
डिसअप्रूविंग द इशू, और वो डिसअप्रूव कर देते हैं उस नोटिफिकेशन को, और बोथ हाउस एग्री हो जाते हैं या फिर उन मॉडिफिकेशंस के साथ, तो नोटिफिकेशन शैल नॉट बी इशूड, तब हमारी जो नोटिफिकेशन है वो इशू नहीं की जाएगी, और शैल बी इशूड या फिर इशू कर दी जाएगी अगर मॉडिफिकेशन के साथ वो राज़ी हो गए हैं तब। ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म, उस मॉडिफाइड फॉर्म में ही जिस पर आपके जो दोनों हाउसेस हैं वो एग्री हुए हैं। तो अगर आपको पहले कोई नोटिफिकेशन मतलब कोई प्रोविजंस के साथ छेड़छाड़ करनी है, देन आपको पहले पार्लियामेंट में वो बिल पास करवाना होगा, तभी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, विच इज सेक्शन नंबर 68। आपको जो डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी होती है। एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट जो फाइल करनी है आपको, रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मे बी फाइल्ड, recorded or registered and in such manner and subject to the condition may be prescribed। इस रिकॉर्ड होंगी, रजिस्टर्ड होंगी इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, और उसी मैनर में उसी तरीके से सब्जेक्ट टू रहेंगी कंडीशंस के साथ जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड होगा। सबसेक्शन 2 है अ कॉपी ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल और सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार विच इज सप्लाइड और इशूड बाय द रजिस्ट्रार्ड। कोई भी कॉपी या फिर एक्सट्रैक्ट उन डॉक्यूमेंट्स का जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करी हैं या फिर आपके रजिस्ट्रार ने इशू करी हैं, ठीक है, एंड सर्टिफिकेट थ्रू अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर, और सर्टिफाइड करा एक डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करके एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हिसाब से टू बी ट्रू, उसे ट्रू कॉपी मान लिया जाएगा। और ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट शैल इफ एनी प्रोसीडिंग बी एडमिनिसेबल इन एविडेंस ऑफ इक्वल वैलिडिटी विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो वो जो आपकी कॉपी निकलेगी, प्रिंट आउट आप निकालोगे, उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह ही एविडेंस माना जाएगा, प्रॉपर इज्जत मिलेगी उसे भाई। एनी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार that is certified by the registrar through affixing the digital signature to be true extract from any document filed or submitted with registrar if any proceeding be admissible and admissible to be presumed unless involved contrary is। वही भाई सेम बात है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को सप्लाई करी है और सर्टिफाइड कर दी है रजिस्ट्रार ने, अफिक्स कर दिया आपके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर, आप उसे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करोगे, प्रॉपर एविडेंस रहेगा वो आपका, ठीक है भाई। अगर कोई उसके विपरीत के लिए आपके पास नहीं है कोई भी एविडेंस तब। पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, आपको एडिशनल फीस देनी पड़ सकती है। सेक्शन नंबर है 69। एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, अगर कोई डॉक्यूमेंट और रिटर्न आपको फाइल करना है और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, विद द रजिस्ट्रार, जो कि और रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार के साथ इस एक्ट के अंदर, इज़ नॉट फाइल्ड और रजिस्टर्ड इन टाइम प्रोवाइडेड, अगर आप उसे फाइल नहीं करते हो, रजिस्टर नहीं करवाते हो टाइम के अंदर, मे बी फाइल्ड और रजिस्टर्ड आफ्टर डेट, और उस टाइम के बाद वो हो तो जाएगा रजिस्टर्ड, पर अगर आप नहीं करवाते उसे 300 दिन तक, अप टू द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट विद इन विच इट शुड बी फाइल्ड, जिस टाइम के अंदर वो हो जाना था वहाँ से अगर 300 दिन के बाद तक भी अगर आप नहीं करवाते हो तो आपको एडिशनल फीस देनी होगी 100 रुपये एवरी डे की, ठीक है। ऑफ सच डिले इन एडिशन टू एनी फीस इज़ पेबल फॉर फाइलिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न, मतलब जितनी फ़ीस आपको पहले देनी थी वो फ़ीस तो आप दोगे ही, और जितने डिले करोगे आप दिनों के, उन दिन के हिसाब से आप 100 रुपये पर डे के भी अलग से दोगे। However, such document on written without prejudge to any other actions or liability of under the act also be filed after such period of 300 दिन, मतलब अगर आपने तब भी नहीं करी और 300 दिन के बाद 300 दिन के बाद भी कर सकते हो, फिर आपको पेमेंट करनी होगी फीस की एडिशनल, जो कि स्पेसिफाइड होगी इस सेक्शन में। देन आपको दिया हुआ है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन, ये आपको खुद से ही करना होगा। देन दिया हुआ है आपको पार्टनरशिप फर्म एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बीच में डिफरेंस। तो इसी के साथ हमने कर लिया है अपना चैप्टर फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को भी
बहुत बहुत ज़्यादा। हमने 1 को में अपना एक पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करा है जो कि 20 पेजेस का था। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद।